चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक है RH फैक्टर या कह सकते हैं RH सिस्टम। ठीक है, ओके। अब देखो रिसर्च में ये सामने आया, अगर हम लैंड स्टीनर एबीओ ग्रुप के हिसाब से अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो हमें ये बात पता लग गई अच्छी तरीके से, जो ए है वो ए को डोनेट कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ वो किसको डोनेट कर सकता है, ए बी को डोनेट कर सकता है। ये तो आप बात अपने को पता लग गई, लेकिन ऐसा किया गया। ऐसे करने के बावजूद भी क्या हुआ, कुछ ऐसे केसेस आ गए जिसमें कह सकते हैं कि आरबीसी में क्या हो गया, क्लोटिंग स्टार्ट हो गई, या कह सकते हैं उन्होंने ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा क्यों हुआ, इसकी रिसर्च के लिए लैंड स्टीनर के साथ एक और साइंटिस्ट आते हैं, वीनर। ठीक है, तो सुनो कौन कौन, लैंड स्टीनर के साथ एक और आते हैं वीनर। ठीक है, दोनों क्या थे, नर। ठीक है, दोनों ने पकड़ा एक बंदर। ठीक है, इसका भी नाम नर, देखो बंदर। ठीक है, बंदर का नाम मकाका रीसस, मकाका रीसस। अब रीसस का जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता था, मका का वर्ड इस्तेमाल, मकाका से अपन ने कोई वर्ड नहीं लिया, लेकिन रीसस से अपने एक वर्ड ले लिया RH। ठीक है, इसी मंकीज की जो स्पीसीज है, इसी स्पीसीज के बेस पर क्या नाम रखा गया, RH नाम रखा गया। और क्योंकि ये फैक्टर RH के तौर पर या कह सकते हैं मिला किसके अंदर था, मंकी के अंदर मिला था, इसलिए नाम एक दिया फैक्टर। क्या नाम दिया, फैक्टर। ठीक है, यानी एक ऐसा कारक जो किस पर पाया जाता है, RBC की सरफेस पे पाया जाता है। अभी तक हम ये जान रहे थे कि RBC की सरफेस पर जो एंटीजन्स हैं या प्रतिजन है वो AB प्रकार का पाया जाता है। बट अब ये बात पता लग गई कि इसके अलावा भी एक और, ठीक है, क्या पाया जाता है, फैक्टर पाया जाता है। इसको नाम क्या दिया, RH फैक्टर नाम दिया। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं कि RBC जो है इस RH को किस तरीके से होल्ड रखती है या नहीं रखती है। ठीक है, मींस अगर RBC पर RH मौजूद है तो उसको नाम दिया, प्लस एक ऐसी RBC जिसमें RH मौजूद ही नहीं है, मतलब ये है ही नहीं। उसके अंदर A हो सकता है, उसके अंदर B हो सकता है, उसके अंदर AB हो सकते हैं, बट क्या प्रेजेंट नहीं है, RH प्रेजेंट नहीं है। ऐसी RBC को नाम क्या दिया जाएगा, नेगेटिव। तो हमारे पास दो नाम आ गए, इसको तो नाम दे दिया RH नेगेटिव, इसको नाम दे दिया RH पॉजिटिव। तो जिन जिन पर्सन्स पर हमें ये फैक्टर देखने को मिला, ठीक है, वो क्या थे, पॉजिटिव थे। जिनमें देखने को नहीं मिला उनको नाम क्या दिया, नेगेटिव। अब अगर हम एवरेज निकालें किसी एक पॉपुलेशन का, अगर आपने 100% लिए हैं, ठीक है, तो 100% में से 93% तक क्या मिलेगा, RH पॉजिटिव मिलेगा। पीछे कितने बन गए, बच गए 7% पर क्या मिलेगा, RH नेगेटिव मिलेगा। यानी RH मिलने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बात अपन को पता लग गई। अब ये बात करते हैं लैंड स्टीनर और वीनर के इस फैक्टर से बाकी की क्या सॉल्यूशन, या कह सकते हैं बाकी जब ब्लड डोनेट किया गया तो ऐसे सॉल्यूशन प्राप्त हुए या नहीं हुए। ठीक है, तो ये बात पता लगी कि अगर कोई पर्सन RH नेगेटिव है, इसको बार बार RH प्लस ब्लड डोनेट किया जाता है, सुनना, इसको, किसको, RH नेगेटिव को। उल्टा भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हम मान रहे हैं कि RH नेगेटिव को RH पॉजिटिव ब्लड क्या किया जाता है, डोनेट किया जाता है। ऐसी कंडीशन में सेम एंटीजेंस और सेम एंटीबॉडी होने के कारण, ठीक है, क्या होता है, ये आपस में क्या करते हैं, एक आइसो इम्यूनाइजेशन, क्या, आइसो इम्यूनाइजेशन की एक रिएक्शन करते हैं, जिसके थ्रू एंटीजन किसको मार देता है, एंटीबॉडीज को मार देता है। ठीक है, यहाँ आइसो इम्यूनाइजेशन का मतलब समझ गई, एंटीजेंस एंटीबॉडी को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। क्यों, क्योंकि इसके थ्रू क्या आने वाली है, एंटीबॉडीज आने वाली है, और ये एंटीजेंस को क्या कर देती है,
डिस्ट्रॉय कर देती है। क्यों? क्योंकि RH दोनों का सेम नहीं है, यहां तक कि ग्रुप सेम है, ठीक है। अगर A पॉजिटिव को या कह सकते हैं, यहाँ ये बात लेते हैं, A नेगेटिव को A पॉजिटिव का ब्लड क्या कर दिया जाता है, डोनेट कर दिया जाता है। तो इसमें सेम फैक्टर क्या नहीं है, सेम फैक्टर सिर्फ ये नहीं है कि ये मौजूद नहीं था, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जो एंटीजन है, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कौन करेगा, एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय करेगा, और क्या होगा, आइसो इम्यूनाइजेशन हो जाएगा और ब्लड की क्लोटिंग होनी स्टार्ट हो जाएंगी और आरबीसी डिस्ट्रॉय होनी चालू हो जाएगी। इस कंडीशन को भी मेजर माना गया और इसको भी शामिल कर लिया गया। अब जो ब्लड ग्रुप है वो पहले जो 4 ग्रुप थे वो कंप्लीट हो गए किसमें, 8 ग्रुप में, यानी अब वो A पॉजिटिव नेगेटिव, B पॉजिटिव नेगेटिव, AB पॉजिटिव नेगेटिव और O पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। ओके, अब अपन को यहां तक ये समझ में आ गया कि RH कौन सा रोल प्ले करता है। बट ऐसे कुछ और केसेस देखे गए जिसमें हम RH की इंपॉर्टेंस को शो कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से वो केसेस थे या कौन पर्टिकुलर केस कौन सा था वो अपन देख लेते हैं। देखो, ठीक है, अगर हम इस टॉपिक को अगर हेडिंग देना चाहें तो लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ RH, यानी RH की इंपॉर्टेंस कहां होती है, ठीक है। तो सुनो, ऑफ RH फैक्टर, मतलब हम RH फैक्टर की इंपॉर्टेंस कहां देखते हैं, ठीक है। एक केस लेते हैं अपन, इसमें एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है। अगर इसके पास पॉजिटिव ब्लड है और इसके पास नेगेटिव ब्लड है, कोई भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, A है, ठीक है, लेकिन यहां पर RH क्या है, अलग अलग है। अब क्या होता है, मान लीजिए इन दोनों से RH पॉजिटिव का फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, बनता है। ये फर्स्ट चाइल्ड क्या करेगा, बात समझना, जब ये जन्म ले रहा होगा, ठीक है, इस कंडीशन में इस चाइल्ड का ब्लड रिलीज होता है यूट्रस में, किसमें, यूट्रस में, ठीक है। अब ये ब्लड क्या करेगा, यूट्रस में जो मदर का ब्लड है वो ऑपोजिट ब्लड होने के कारण, किसका, ऑपोजिट फैक्टर होने के कारण, ठीक है, क्या बना देता है, यूट्रस के अंदर एंटी बॉडीज क्रिएट कर देता है। किसका फॉर्मेशन कर देता है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन तब तक क्या होता है, पहला जो बच्चा है वो जन्म ले लेता है, यानी पहले बच्चे के ब्लड में किसी प्रकार का कोई इंफेक्शन नहीं होता और ये एंटीबॉडी उसकी बॉडी में एंट्री नहीं कर पाते हैं, यानी नॉर्मल बच्चे के तौर पर ये जन्म ले लेता है। अब जो एंटीबॉडीज बने फर्स्ट चाइल्ड के कारण, ठीक है, ये कंडीशन टिपिकल हो जाती है सेकंड चाइल्ड अगर ये पॉजिटिव होता है। नेगेटिव होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि ये एंटीबॉडीज बने हैं नेगेटिव के लिए। किसके लिए? नेगेटिव के लिए। अगर सेकंड चाइल्ड नेगेटिव हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर सेकंड चाइल्ड पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज इसकी आरबीसी को क्या करेंगे, इसकी आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेंगे। फिर मानी बात, ठीक है। ऐसी कंडीशन में या तो जन्म से पहले आरबीसी की कमी रहेगी, आरबीसी मीन्स हीमोग्लोबिन, समझ गए तुम अच्छी तरीके से, ठीक है। ऐसे बच्चे को एनीमिया रहेगा, ठीक है, ब्लड की कमी रहेगी, ठीक है। इस तरीके से उसके आरबीसी डिस्ट्रॉय होने पर, ठीक है, तुम अच्छी तरीके से अनुमान लगा सकते हो कि सर बिलीरुबिन और बिल्वर्डीन, ठीक है, पिगमेंट उसकी बॉडी में बढ़ जाएंगे, ठीक है। बढ़ने के कारण उसको हिपेटाइटिस, क्या नाम देंगे अपन इसको, हिपेटाइटिस, ठीक है। और अब इसको नाम देते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फॉइटल्स, ठीक है। देखो नाम क्या देते हैं, इस पे डिजीज होगी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फॉइटल्स, ठीक है, यानी गर्भ रक्ताणु कोरकता। अगर हिंदी में लिखना चाहें इसको तो आप लिखेंगे गर्भ रक्ताणु कोरकता, ठीक है। अब इसको देखो, पहले अगर इस हिंदी वर्ड का अर्थ निकालना चाहे तो सुनो, ठीक है। हुआ किसके अंदर, यूट्रस के अंदर यानी गर्भ में अंदर हुआ, ठीक है। किसके कारण हुआ,
आरबीसी के कारण हुआ, ठीक है। अब यहाँ गैस्टुला, ब्लास्टुला, ठीक है, ये हम स्टेजेस पढ़ेंगे। जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है तो जाइगोट के बाद में बहुत सारी स्टेजेस आती है, जिसमें से अपन क्लीवेज, क्लीवेज के बाद में गैस्टुला, गैस्टुला बाद में ब्लास्टुला वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो कोरक का वर्ड उससे आया है, निर्माण हुआ, ठीक है। यानी भ्रूण, भ्रूण के बाद में विदलन, ठीक है, विदलन के बाद में कोरक, ठीक है। तो ये जो अवस्थाएं बनती है, इस अवस्था में आरबीसी कोरक अवस्था में निर्माण या कह सकते हैं ब्लास्टोसिस के तौर पर निर्माण होना चालू हो जाता है। इसलिए अपने इंग्लिश वर्ड जो है वो है ब्लास्टोसिस, ठीक है। गैस्टुला, ब्लास्टुला ऐसे वर्ड आते हैं अपने, ठीक है। तो ब्लास्टुला स्टेज के अंदर आरबीसी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाती है। अब आरबीसी को अपने नाम क्या दिया था, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। अरे क्लियर बानी हुआ, ठीक है। अब हम जो बेबी ग्रोथ कर रहा है उसको हम चाइल्ड नहीं कह सकते, उसको अपन क्या कहते हैं, फोटल्स, ठीक है। इसका नाम क्या दिया, गर्भ। अरे क्लियर हुआ, ठीक है। अब पहुंच जाते हैं कि सर जब ऐसी कंडीशन पैदा होती है, ठीक है, अगर हमें पता लगता है, आजकल तो बहुत सारे सिम्टम्स भी है कि हम ये पता कर सकते हैं, हाँ, हम ये पता कर सकते हैं कि बच्चे में किस प्रकार का ब्लड ग्रुप बन रहा है। अगर ये पहले पता लग जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, 72 आवर यानी जन्म से कितने घंटे पहले, ठीक है, 72 आवर यानी 72 घंटे पहले क्या कर सकते हैं, मदर को एंटी वेनल, वेनल का मतलब होता है वेन्स के अंदर दिया जाने वाला इंजेक्शन, ठीक है, एंटी वेनल इंजेक्शन दिया जाता है, उसको कहते हैं एंटी आरएच। क्या देते हैं, एंटी आरएच। अगर प्लस है तो माइनस का, ठीक है, या माइनस है तो प्लस का, उसको रोगम भी कहते हैं, या अपन इसको कहते हैं एंटी आरएच जीरो, रोगम, ठीक है। जीरो का मतलब ये हुआ कि उस एंटीबॉडी को क्या करने वाला, ब्रेक करने वाला, जो उसकी बॉडी में बन गए हैं, ठीक है। ये कितने घंटे के अंदर, 72 आवर के अंदर दे देना चाहिए, किसको, मदर को, ठीक है, ऐसा पता लगता है तो, ठीक है। एक और चांस होता है कि मान लीजिए इन दोनों कॉम्बिनेशन से अगर ऐसा बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो आगे कंडीशन टिपिकल ना हो। सर फोन आ रहा है, वो दूसरे फोन से फोन कर देना, तो ठीक है, मेरे पास भी आया था, फोन कर देना। चलो, मैंने क्या बोला, ये तो अगर बच्चा डिफिकल्ट कंडीशन में है, तो अगर ये कंडीशन पैदा ना हो, ऐसा भी तो किया जा सकता है ना। तो क्या होता है, अगर हमें कॉम्बिनेशन पता लग गया, ये नेचुरली वो सेकंड चाइल्ड के लिए एक डिफिकल्ट कंडीशन पैदा करेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम एंटीबॉडीज फॉर्मेशन को रोकने के लिए भी, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड के बाद आगे वाली कंडीशन टिपिकल ना हो, ठीक है, उसको 24 आवर के अंदर मदर को इंजेक्शन लगाया जा सकता है, किसका, RH0 का। मींस अगर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होना चालू हुआ है, ठीक है, तो वो इंजेक्शन क्या करेगा, उसके एंटीबॉडी फॉर्मेशन को क्या कर देगा, रोक देगा या उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ RH फैक्टर, ठीक है, ओके। अब ये देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, ठीक है, या ब्लड कोगुलेशंस के किस प्रकार से होता है, देखो। ओके, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर अपना वही चल रहा है अभी, सर्कुलेशन ही, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है ब्लड क्लॉट और ब्लड कोगुलेशन, ठीक है, रुधिर स्कंदन, ठीक है, या कह सकते हैं रक्त का थक्का जमना, ठीक है, ओके। अब स्कंदन और थक्का जमना वर्ड प्रोसेस एक ही है, ठीक है। तो अपने पास वर्ड जो सुना, क्लॉट और कोगुलेशन एक ही प्रकार के वर्ड है, ठीक है, इसको अलग अलग तरीके से बताया गया है। अब हमारे पास कुछ ऐसे कोगुलेशन फैक्टर्स आते हैं जो क्या करते हैं, कोगुलेशन या ब्लड क्लॉट करने का काम करते हैं, ठीक है। कितने फैक्टर हैं टोटल, अगर माने जाए तो 13 फैक्टर है, कितने, 13 फैक्टर है, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से वर्क करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब ये समझो कि सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग स्टार्टिंग कहाँ से होगी। देखो, जब भी कोई डैमेज या टिश्यू डैमेज होता है या स्किन डैमेज होता है, ठीक है,
जो तुम जानते हो आउटर कवर हमेशा किससे कवर होता है, स्किन से कवर होता है, तो हम इसको स्किन डैमेज भी कह सकते हैं हिसाब से, ठीक है। जैसे डैमेज होता है ब्लड रिलीज होना स्टार्ट होता है। ब्लड रिलीज होने पर ब्लड को कम से कम बाहर निकालने के लिए एक एक्टिवेशन चालू होता है जिसको अपन कहते हैं फैक्टर्स। क्या कहते हैं? फैक्टर्स। ये एंजाइम्स के तौर पर हो सकते हैं। किसके तौर पर? यानी एंजाइम जैसा काम करते हैं ना, वैसे ही ये क्या करते हैं, काम करना चालू कर देते हैं। अब इनका एक्टिवेशन, जो इनएक्टिव फॉर्म में थे वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, या कह सकते हैं जो सॉल्युबल फॉर्म में थे वो इनसॉल्युबल फॉर्म में आ जाते हैं। तो यहाँ कुछ अटपटा सा वर्ड लगता है ना कि सर सॉल्युबल थे अब इनसॉल्युबल क्यों हो गए। हार्ड बनने के लिए उनको क्या बनना पड़ेगा, इनसॉल्युबल होना पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपन, देखो इसमें मेन फैक्टर जो काम करते हैं प्लाज्मा में अपन ने पढ़े थे, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेंस, ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स थे जो ब्लड क्लॉट करने का काम कर रहे थे। और मेजर प्लेटलेट्स कौन सी थी, ब्लड प्लेटलेट्स थी जो इसका काम करती है। स्टार्ट करते हैं, इसमें सबसे पहले आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है। ये देख लेते हैं अपन, देखो पहले सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है। कैसे बनता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, कैसे बनता है वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो कि अपने पास बनने वाला क्या है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है। ये एक्टिव कब होगा, जब कोई टिश्यू डैमेज होगा, ठीक है। टिश्यू डैमेज होते ही, बात समझना, टिश्यू डैमेज होते ही ब्लड रिलीज होना स्टार्ट होता है। ब्लड रिलीज हो रहा है तो उसमें जो सबसे एक्टिवनेस दिखाती है वो है ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। क्या होती है, ब्लड प्लेटलेट्स ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं ब्रेकिंग ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है। कौन टूट गई, प्लेटलेट्स टूट गई, ठीक है। अब इन मरी हुई प्लेटलेट्स से, टूटी हुई प्लेटलेट्स से, ठीक है, एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसका नाम ही क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। यानी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना किससे, उन मरी हुई प्लेटलेट से बना जो एयर के कांटेक्ट में आ गई। किसके कांटेक्ट में आ गई, एयर के कांटेक्ट में। क्यों, क्योंकि ब्लड रिलीज होती बाहर निकलता है, बाहर निकलती प्लेटलेट्स किसके कारण टूटती है, एयर के कांटेक्ट में आती है, वो क्या हो जाती है, ब्रेकिंग होनी चालू हो जाती है। इससे एक सब्सटेंस रिलीज होता है, या कहते हैं सीक्रेट होता है, इसको क्या कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कहते हैं, ठीक है। अब सुनो कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर आगे क्या काम करेगा। यहां पर कुछ फैक्टर्स काम करते हैं, ठीक है। क्लोटिंग फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर 7, ठीक है, और क्लोटिंग फैक्टर 10, ठीक है। ये अब इसके साथ मिलकर के, ठीक है, साथ में क्या बनाते, क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब ये समझो, यहां मैं तुम्हें एक बता देता हूं, ये फैक्टर्स हालांकि किससे आते हैं, जीन्स से आते हैं। किससे, जीन्स से, ठीक है। हम एक डिजीज पढ़ेंगे उसमें ये नाम आएगा, ठीक है, कि कुछ फैक्टर्स नहीं होते, इसके कारण ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, ठीक है। हीमोफीलिया का नाम आपने सुना होगा। हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं होती। ब्लड क्लोटिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि उनके जीन्स जो है वो इससे लेस होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर 7 और क्लोटिंग फैक्टर 10 से लेस होते हैं, या उनके अंदर रिप्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अब सुनो, इससे जो चीज बनी, ठीक है, उसको अपन ने नाम दिया, देखो सॉरी, अपन यहाँ ये अपने थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम था, मैंने ये गड़बड़ लिख दिया, यहाँ पर सही करते हैं इसको, देखो थ्रोम्बो करते हैं इसको, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक। इससे बनने वाली जो चीज है वो है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, मतलब, ठीक है, ये क्या था, इससे रिलीज होने वाले सब्सटेंस क्या था, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, था, जो क्या बनाएगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाएगा, ठीक है। अब सुनो कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर सेकंड पार्ट करेगा कन्वर्सन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, ठीक है। मैं इसको यहां लिख रहा हूं, देखना, सेकंड पॉइंट बनाता हूं,
ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, ठीक है। यानी प्रोथ्रोम्बिन से क्या बनने वाला है, थ्रोम्बिन बनने वाला है। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करता है, सुनना, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करता है, जो प्रोथ्रोम्बिन है ठीक है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, थ्रोम्बिन में, ठीक है। यानी ये ब्लड के अंदर इन एक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, और ये किस में आ जाता है, एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। साथ में यहां पर क्या प्रेजेंट रहेगा, कैल्शियम आयन भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ओके, अब एक बात समझना, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का मेन काम क्या हुआ, ये एक्टिव करता है किसको, प्रोथ्रोम्बिन को, जो किस फॉर्म में था, इनएक्टिव फॉर्म में था, किसके फॉर्म में, थ्रोम्बिन के फॉर्म में, जो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। अब ये क्या करेगा, अब अगला काम इसका है, ठीक है। जैसे आपने सुना थ्रोम्बोप्लास्टिन का काम था इसका फॉर्मेशन करना, इसका काम था इसको एक्टिव करके इसमें कन्वर्ट करना, ठीक है। अब इसका काम आ जाएगा कि वो फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट करेगा, फाइब्रिन में, और फॉर्मेशन ऑफ क्लोट कर देगा। तो यहां थर्ड पॉइंट लिखते हैं अपन, थर्ड पॉइंट है कन्वर्सन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लोट, ठीक है। ओके, कैसे, देखो, अब ये जो है ये क्या करेगा, फाइब्रिनोजन, ठीक है, जो क्या है, सॉल्यूबल है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करेगा मोनोमर फाइब्रिन, ठीक है, जो कैसी है, इन सॉल्यूबल, ठीक है। अब ये बात समझना, यहां एक इस बात को ध्यान रखना कि जैसे थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये क्या करती है, ये एक हाइड्रोलाइज के तौर पर वर्क करती है, किसके, हाइड्रोलाइज के तौर पर वर्क करती है, जो इसको क्या करती है, डिसॉल्व करती है, ठीक है। डिसॉल्व करने पर इसके छोटे छोटी यूनिट्स बनती है, इसको अपन क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। तो जो फाइब्रिन बना है, ठीक है, वो मोनोमर के फॉर्म में बना है, यानी वो छोटी छोटी यूनिट्स के फॉर्म में बना है। ओके, अब ये जो फॉर्मेशन है, ठीक है, ये क्या करता है, ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। अब तुम ये समझो कि जो भी चीज इनसॉल्युबल होगी वो हार्ड हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या करता है कि नेट के फॉर्म में, यानी एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाता है जो फाइब्रिन फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं, किसका, फाइब्रिन फाइबर, ठीक है। अब फाइब्रिन फाइबर के अंदर, ठीक है, जो ब्लड कार्पल्सस है, मैंने पूरा फॉर्म नहीं लिखा इसका, ब्लड कार्पल्सस एक फॉर्मेशन बनाती है। क्या फॉर्मेशन बनाती है, समझना कि जब फाइब्रिन फाइबर हार्ड हो गई और नेट जैसी स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है, तो तुम जानते हो इस नेट जैसे स्ट्रक्चर में से जो बिग साइज के पार्टिकल है, जैसे WBC है, RBC है, ठीक है, अदर जो बिग पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, इससे पार नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ऐसी कंडीशन में नेट जैसी स्ट्रक्चर क्या करेगी, पीछे से आने वाले ब्लड को या ब्लड कार्पल्स को क्या कर देती है, रोक देती है, और इसी कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, क्लोट कहते हैं। मामला क्लियर हुआ, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग का मेन प्रोसेस क्या हुआ कि इसको क्या करना था, फाइब्रिन फाइबर बनाना था, ठीक है। लेकिन फाइब्रिन फाइबर तब बनता जब ये किसके फॉर्म में आती, इनसॉल्युबल के फॉर्म में आती। इनसॉल्युबल के फॉर्म में तब आ सकती थी जब
थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को हाइड्रोलाइज कर देता है, कह सकते हैं उसको ब्रेक डाउन कर देता। छोटे छोटे टुकड़ों में जब तोड़ा, ठीक है, तब ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में मिलकर के क्या बन गए, फाइब्रिन फाइबर, और इन्होंने क्या बना ली, एक नेट जैसी स्ट्रक्चर बना ली। अब यहाँ पर एक समझो और बात कि सर जब, ठीक है, मान लीजिए ऐसा करते हैं कि एक पार्ट बनाते हैं, ये पार्ट है, इसमें से क्या हुआ कि ब्लड रिलीज होकर के बाहर जाना चालू हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही ब्लड प्लेटलेट्स ब्रेकिंग होनी चालू हो जाती है, ठीक है, ये सब फैक्टर काम करते हैं। अब हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं, लास्ट में क्या बन गए, लास्ट में फाइब्रिन फाइबर बन गए जो काफ़ी बड़े हैं और उनका क्रॉस मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। एयर के कांटेक्ट में आती, बाहर की तरफ क्या बन गई, ये देखो, ये बाहर की तरफ से किसके कांटेक्ट में आ रखे, एयर के कांटेक्ट में आ रखे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि पीछे से जो ब्लड आएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, जब इसमें से होकर निकलेगा तो इसमें हम जानते हैं 99% तो क्या है, आरबीसीज है, जानते हैं इस बात को, ठीक है। तो वो क्या होगी, इस नेट जैसे स्ट्रक्चर में कलेक्ट होना चालू हो जाती है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अब ये सॉल्यूबल तो है नहीं, जो ब्लड का कोई भी पार्ट उसको डिसॉल्व कर पाए, ठीक है। ऐसी कंडीशन में पीछे जो लिक्विड है वो लिक्विड के फॉर्म में रह जाता है, ठीक है। और ये जो बना, इसको नाम अपन ने क्या नाम दिया, क्लोट नाम दे दिया, ठीक है। बट अब यहाँ एक और बात समझने वाली बात है कि सर यहाँ से जो ऐसा लिक्विड होगा जो इस नेट से पार हो सकता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कुछ प्लाज्मा क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, क्योंकि प्लाज्मा ही सबसे छोटा पार्टिकल होगा, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा, बाहर निकल आएगा। अब ये हल्के पीले रंग का होता है, कौन से, ठीक है, लाइटिस येलो कलर का होता है, इसको अपन कहते हैं सीरम। क्या नाम देते हैं अपन इसको, सीरम, ठीक है। तो ये बात समझना, व्हाट इज सीरम, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोट, ठीक है। अब ये समझो कि ये ब्लड क्लोटिंग कितने ड्यूरेशन में हो जाती है, तो ये है 6 to 10 मिनट, 6 to 10 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अगर किसी पर्सन में 6 to 10 मिनट के अंदर अगर ब्लड क्लोटिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब वो जेनेटिकली डिजीज से सफर कर रहा है, ठीक है। नॉर्मली ये प्रोसेस इतने टाइम में पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। ओके, एक बार देख लो, वापस देख लो हुआ क्या है, आपको ध्यान में क्या रखना, सुनो। जैसे मेरे मन में भी, मेरे दिमाग में भी एक टॉपिक जो है वो स्लिप हुआ, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया था, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर लिख दिया, लेकिन जैसे ही मेरे को समझ में आया कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर तो अगला काम करता है, तो उससे पहले वाला नाम मेरे को वापस याद आ गया, ठीक है। तो उसका नाम क्या था, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो सबसे पहले ये बताओगे कि टिश्यू डैमेज होने पर ये ब्रेक होती, किसके कांटेक्ट में आती है, एयर के कांटेक्ट में आती, ठीक है। एयर के कांटेक्ट में आती, इसे सब्सटेंस रिलीज होगा, कौन सा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन कुछ फैक्टर्स के प्रेजेंस में, कौन कौन सी, फैक्टर 7 और फैक्टर 8, साथ में कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्लस जोड़ो, देखो 1 2 3 और 4, ठीक है, ये 4 ऐड होकर के क्या बने, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बने, ठीक है। अब इसके साथ क्या ऐड हो रहा है, कैल्शियम आयन प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। और क्या बन रहा है, इसको जो इनएक्टिव था एक्टिव में कन्वर्ट करता है, इसको सॉल्युबल से किस में कन्वर्ट कर देता है, इनसॉल्युबल में कन्वर्ट करता है। कैसी स्ट्रक्चर बनती है, नेट जैसी स्ट्रक्चर बनती है, जिसमें कौन फिक्स होना चालू हो जाती है, ब्लड कार्पल्स फिक्स होना चालू हो जाती है। इसी को अपन ने क्या नाम दे दिया, क्लोटिंग नाम दे दिया, और उससे बाहर क्या रिलीज हो गया, सीरम रिलीज हो गया, जिसको प्लाज्मा का पार्ट मानते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। चलो अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स के फॉर्म में मेन एक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में ये बनाओ कि ये कहाँ से स्टार्ट होती और ये वापस कहाँ आके खत्म होती है, तो इसके बीच की लाइन आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सुनना। जो हार्ट है, इस हार्ट से जो चीज़ निकलेगी हमेशा ही ध्यान रखना, जो भी ब्लड वेसल्स निकली, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर नाम होगा, क्या होगा, आर्टरीज। आर्टरीज हमेशा हार्ट से निकलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी ऐसा माने कि सर ये भी तो यहाँ से निकल रही है, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं ये समझना है कि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं,
आर्टरी से स्टार्ट कर रहे हैं। हम ये पता करना चाहते हैं कि यहाँ से जो प्योर ब्लड है, ठीक है, वो किसकी तरफ मूवमेंट करता है, बॉडी टिश्यू की तरफ मूवमेंट करता है। इसीलिए अपन इसको क्या माना कि आर्टरीज ब्लड हार्ट से क्या हो रही है, निकल रही है। आर्टरी अब क्या होगी, ब्रांच में कन्वर्ट होगी, ठीक है। यानी अगर ये स्ट्रक्चर हार्ट है, ठीक है, हार्ट से निकलने पर नो डाउट, ठीक है, वो उसकी जो थिकनेस होगी वो काफ़ी बड़ी होगी। अब क्या होगा कि जैसे जैसे सर ये आगे टिश्यू की तरफ बढ़ना चालू होगी, वैसे वैसे इसकी थिकनेस कम होती चली जाएगी। फिर मानी बात, ठीक है। तो मेन आर्टरीज वैसे तो हम इसको ऑर्टा कहते हैं, लेकिन उसके बाद वो बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती है, ठीक है। तो इसको अपन यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, अगला पॉइंट यहां लिख रहा हूं, मैंने क्या कहा था, IOLE वर्ड आता है, इसका मतलब क्या होगा, ब्रांचेस हो गई, ठीक है। आर्टियोली आगे इसका, ठीक है। अब आर्टियोली क्या होती है, एंट्री कर जाती है टिश्यू के अंदर। तो मैं इसको यहां बना रहा हूं, देखो कि जब वो टिश्यू के अंदर एंट्री करती है ना, तब उसका क्या होगा। देखो मान लीजिए अपन ये माना कि यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो अब इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर एंट्री करना चाहती है। किसके अंदर, इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। इसको अपन कहते हैं अंतरकोशिकीय अवकाश, ठीक है। अंतरकोशिकीय अवकाश का मतलब क्या होगा, सुनो। जैसे ये पूरी ये जो फॉर्मेशन बनाया, ये क्या है, टिश्यू है, ठीक है। अब देखो एक ऐसा अनुमान लगाते हैं कि सर ऑर्गन के अंदर एंट्री करती, तो ऑर्गन में भी बहुत सारे क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो टिश्यू के अंदर एंट्री करने पर वो सेल्स में से होकर गुजरना चाहती है। तो ऐसी कंडीशन में कि इसकी जो थिकनेस है, वो थिकनेस इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन इस तरीके की बन जाएगी कि यहाँ पर एक्सचेंज क्या होगा, आसानी से होगा। तो ये जो फॉर्मेशन है, इसमें ब्लड वेसल्स को एक नया नाम देते हैं, उसको अपन कहते हैं क्या नाम देते हैं इसको, कैपिलरीज। तो आर्टियोली बाद में जाकर किस में कन्वर्ट हो गई, कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब यहां समझो कि यहां ये करती क्या है। तो ये बात समझ लो कि आर्टरीज का मेन काम क्या हुआ, आर्टरीज का मेन काम हुआ कि वो प्योर ब्लड को किसकी तरफ सप्लाई करती है, टिश्यूज की तरफ सप्लाई करती है, ठीक है। यहां अपन कैपिलरीज को भी पढ़ लेते हैं ताकि उसकी क्या नाम है, लैंग्वेज को सही तरीके से यहां समझा जा सके। अब मुझे ये बात बताओ, सबसे कम थिकनेस किसकी होगी, कैपिलरीज की, ठीक है। यानी ये 4 to 10 माइक्रोमीटर तक, ठीक है, कितना 4 to 10, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है वो 0.3 माइक्रोमीटर तक का होता है, कितना 0.3। यानी इसकी जो थिकनेस, डायमीटर की बात करेंगे, ये जो थिकनेस है, ये जो लेंथ है इसकी, ये कितनी 0.3 मिलीमीटर, ठीक है। और जो ये पार्ट है, अब आगे का पार्ट समझना कि यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये पार्ट जो पार करेगी वो भी कौन करेगी, कैपिलरीज करेगी। अब क्या होता है कि सर यहां से जो पार्ट बाहर निकलता है, ठीक है, तब ये छोटी छोटी ब्रांचेस आपस में मिलना चालू हो जाती है, ठीक है। अब जैसे मैंने और ब्रांचेस बनाई, लेकिन ये क्या होगा, ये यहां जाकर के और थिकनेस हो जाएगी, ठीक है, ओके। इसको अपन कहते हैं क्या नाम देते हैं इसको, वेन्यूली, ठीक है। मतलब जो वेन है उसका छोटा पार्ट क्या होगा, वेन्यूली होगा, ठीक है। तो इसका अगला पार्ट मैं यहां लिख देता हूं, ये पार्ट बन गया, ठीक है। अब ये जब कंबाइन होगी तो इसको अपन क्या कहेंगे, वेन, ठीक है। मतलब लास्ट वाला पार्ट वापस क्या बन जाएगा, वेन बन जाएगा, ठीक है। अब वापस यहां पर क्या आ जाएगा, यानी ये कंबाइन होकर के किस में एंट्री करना चालू कर देगी, ये वापस हार्ट में एंट्री करना चालू कर देगी। तो अपन को ये समझना है कि ब्लड वेसल्स का मेन स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। कहाँ से वो स्टार्ट होती है, ब्रांचेस होना जब स्टार्ट हो नहीं हुई तब क्या नाम है, ब्रांचेस होने पर क्या हुआ, टिश्यू में एंट्री करने पर क्या हुआ, टिश्यू से निकलने पर सब ब्रांचेस कलेक्ट होने पर क्या हुआ, और पूरी मेन ब्रांच जब हार्ट की तरफ एंट्री करती है तब उसका नाम क्या हुआ, ठीक है। तो अपन को ये समझाया कि इस फॉर्म में बॉडी को क्या करती है, न्यूट्रिएंट या कह सकते हैं एक्सक्रीटरी सब्सटेंस कह सकते हैं, या ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस को निकालने या ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, ठीक है। ये तो ब्लड क्या होगी, वेसल्स के बारे में। अब ब्लड वेसल्स को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आर्टरी और मेन कौन सा लेते हैं, वेन। कैपिलरीज आपको यहाँ समझ में आ गई होगी, ठीक है। वापस यहाँ एक और कैपिलरीज की और बात बताओ, सुनो।
सबसे कम थिकनेस होने के कारण, ठीक है, ये क्या करती है, फूड मटेरियल को, मान लीजिए यहाँ ये सेल्स है, ये क्या है, सेल्स है, तो क्या हुआ कि जो सब्सटेंस है वो किस में चले जाते हैं, सेल्स में, और सेल्स में जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो वापस किसके अंदर आ जाते हैं, कैपिलरीज के अंदर आ जाते हैं। तो कैपिलरीज ही एक ऐसा मीडियम बनाती है जो एक लार्ज सरफेस बनाती है टिश्यू और ए ब्लड वेसल्स के बीच में, ठीक है। साथ ही साथ कुछ ऐसे सब्सटेंस जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई करना, CO2 को वापस लेना, ये तो लगातार होता रहेगा, ठीक है। टॉक्सिक सब्सटेंस जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू बनेंगे, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब करना, ठीक है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होंगे, वो ट्रांसपेरेंट होंगे। अब यहाँ से वापस किस में सप्लाई कर दिए जाते हैं, वेन्स में सप्लाई कर दिए जाते हैं, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं किस पर, वेन्स पर और आर्टरीज पर। तो ये समझो देखो कि आर्टरीज और वेन जो है, ठीक है, वो उनकी जो वॉल है, ठीक है, वो वॉल किस प्रकार से बनी हुई है, उनकी दीवार जो है वो किस प्रकार से बनी हुई है, ठीक है, वो देख लेते हैं अपन। चलो अपन देखते हैं ब्लड वेसल्स की जो फॉर्मेशन या उसकी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी वॉल कितने पार्ट में डिवाइड है और उसकी वॉल करते क्या। सुनो, पहली बात समझो कि इसकी जो वॉल है, ठीक है, उसके पास कितनी लेयर है, 3 लेयर है, ठीक है। अब उनको स्ट्रक्चर से पता लग रहा है कि ये सबसे बाहर की है, ठीक है, ये मिड की है और ये किसकी है, अंदर की है, ठीक है। तो हम इसको एक नाम देते हैं ट्यूनिका, ठीक है। सबका एक नाम तो पक्का आएगा, क्या, ट्यूनिका, ठीक है। यहाँ कहाँ कर दिया, अब समझो सबसे बाहर है, ठीक है, एक्सटर्नल, ठीक है, तो एक्सटीमा, इसका नाम क्या है, मिडल तो मीडिया, और इसका नाम क्या है, इंटीमा, ठीक है। तो ये नाम मेरे को लिखने की आवश्यकता नहीं, मेन वर्ड समझना कि ये किन किन से बनी हुई है, सबको उसको क्या कहेंगे, ट्यूनिका नाम देंगे, ठीक है। वापस सुन लो, ये बाहरी परत है, ये मध्य परत है, ये आंतरिक परत है, ठीक है। अब ये तीनों जो है ये किसके फॉर्म में, ट्यूनिका के फॉर्म में नाम से जाने जाते हैं। अब ये समझो कि ट्यूनिका जो एक्सटीमा है, ठीक है, वो किससे बनी हुई होती है, तो ये होती है कनेक्टिव टिश्यू से, किससे, कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर नॉन इलास्टिक कोलेजन फाइबर, किसके, नॉन इलास्टिक कोलेजन फाइबर, ठीक है, पाए जाते हैं, या इनका जो मेन पार्ट बनाती है वो कौन बनाते हैं, नॉन इलास्टिक कोलेजन फाइबर बनाती है, ठीक है। कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू नॉन इलास्टिक कोलेजन फाइबर के फॉर्म में होती है, ठीक है। ओके, ट्यूनिका मीडिया, ठीक है, इसमें अनस्ट्रिप्ड मसल्स, कौन सी, अनस्ट्रिप्ड मसल्स, आरेखित पेशियां, ठीक है, कौन सी मेंदर में, सुनना इधर देखो, कौन से मैनर में, ये सर्कुलर मैनर में है, ठीक है। वर्ताकार रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, सर्कुलर मैनर के फॉर्म में व्यवस्थित रहते हैं, तिरवानिवा, ठीक है। और इसमें इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है। वापस सुन लो, देखो इसमें क्या था, नॉन इलास्टिक, ठीक है, कौन सी फाइबर, कोलेजन फाइबर, ठीक है, इसके अंदर इलास्टिक फाइबर, ठीक है। लेकिन इसमें ये अपन ने नाम बोला कि अनस्ट्रिप्ड मसल्स है, कौन सी, अनस्ट्रिप्ड मसल्स या आरेखित पेशियां बनी पाई जाती है, और कौन से शेप में, सर्कुलर शेप में, ठीक है। अब आ जाओ ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा जो है, ठीक है, वो बनेगी किसकी, एक ऐसी एपिथेलियम, ठीक है, जो सबसे सिंपल नाम था स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। इसीलिए इसका नाम होता है एंडोथेलियम। एक नाम और याद रखना, ठीक है, कि एंडोथेलियम किसको नाम दिया गया, ठीक है, ट्यूनिका इंटीमा को नाम दिया गया, ठीक है। अब सबसे लास्ट समझो कि अगर हम ये देखें कि सर ब्लड किसके कांटेक्ट में रहेगा, एक्सट्रीमा में रहना नहीं, ठीक है, मीडियम में इसको दिक्कत वाली मीडियम में अपने आप नहीं रहेगा, किससे कांटेक्ट में रहता है, इंटीमा के कांटेक्ट में रहता है, क्योंकि ब्लड तो इसके अंदर से फ्लो होगा ना, ठीक है। इसीलिए इसके अंदर की जो वॉल है, अंदर की जो वॉल है, ठीक है, वो ग्लास जैसी स्मूथ हो जाती है, किसकी जैसी, ग्लास जैसी, ठीक है, यानी कांच जितनी चिकनी हो जाती है। हम जानते हैं कांच पर कोई भी चीज आसानी से क्या कर सकती है, स्लाइड कर सकती है। इसी के कारण ही ब्लड
और इसके बीच में फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, घर्षण न हो, इसलिए इसकी इंटरनल वॉल यानी इंटीमा की इंटरनल वॉल किसकी जैसी हो जाती है, ग्लास जैसी स्मूथ हो जाती है। ठीक है, वापस देख लो किस से बनी हुई थी, कनेक्टिव टिश्यू नॉन इलास्टिक कोलेजन फाइबर की बनी हुई थी। ठीक है, किसकी बनी हुई थी, अनस्ट्रिप्ड मसल्स, जो किसके मैनर में, सर्कुलर मैनर में मैनेज थी, साथ ही साथ इलास्टिक, ठीक है, फाइबर की बनी हुई है। ये किसकी बनी हुई है, स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है। ठीक है, सल की उपकला, सल की उपकला की बनी हुई है, क्या नाम कहलाती है, एंडोथेलियम के नाम से जानी जाती है। इंटरनल सरफेस किसकी बनी होती है, कैसी होती है, कांच जैसी स्मूथ होती है, यानी ग्लास जैसी स्मूथ होती है। ठीक है, चलो अपन ये देख लेते हैं कि इसमें यानी आर्टरीज में और वेन में क्या डिफरेंस होता है। हम इसके बीच में अच्छी तरीके से जानते हैं, इसके बीच में क्या होती है, कैपिलरीज होती है। ठीक है, कैपिलरीज के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। मेन जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में निकल के आते हैं वो ये है कि आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, और इसका क्या होगा, इसका होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, अब इसका जो एक्सेप्शन है, ठीक है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। और इसका जो एक्सेप्शन है वो पल्मोनरी वेन। ठीक है, मीन्स समझो कि सभी वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। ठीक है, टिश्यूज की तरफ। बट एक वेन ऐसी होती है जो क्या होती है, लंग्स से हार्ट की तरफ आती है, उसको अपन नाम देते हैं पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये क्या करती है, O2 लेके आती है। ठीक है, यानी इसके साथ जो हीमोग्लोबिन आता है वो O2 लेके आता है। ठीक है, अब आ जाओ इस पर, ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू की तरफ सप्लाई करती है। बट एक कंडीशन ऐसी होती है, जब ये हार्ट से लंग्स की तरफ जा रही होती है तब उसका नाम क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी होता है। ठीक है, तब ये क्या लेके जा रही होती है, तब ये CO2 लेके जा रही होती है, और इसी के कारण ये इसका एक्सेप्शन हो गया। तो अपन को ये समझ में आ गया, जब भी वर्ड पल्मोनरी आए, क्या है, पल्मोनरी, इसका मतलब या तो वो लंग्स की तरफ जा रही है या वो लंग्स की तरफ आ रही है। जा रही है तो मैंने वर्ड बताया आर्टरी, जो भी चीज हमने कहा था जा रही जाएगी, आ रही है तो वर्ड क्या था, वेन। ठीक है, अब हिंदी मीडियम के लिए बताता हूँ, सुनना, फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय सिरा। ठीक है, ये दो इसके क्या है, अपवाद है जो ऐसा काम नहीं करती। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर सेकंड पर। नंबर सेकंड, पहले ये समझो कि इसकी जो थिकनेस है, यानी अगर मैं आर्टरी की थिकनेस बताऊं तो आर्टरी का डायमीटर कम हो गया। ठीक है, इसकी जो थिकनेस है ये थिकनेस क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और एक और बात समझना, थिकनेस का सबसे बड़ा रीज़न होता है इसका ट्यूनिका मीडिया, ये ध्यान रखना। जो सर्कुलर मैनेज में जो अनस्ट्रिप्ड मसल्स थी वही क्या करती है, इसकी थिकनेस को बढ़ाती है। जब भी इसकी वॉल की थिकनेस बढ़ी, क्या हुआ, देखिए अब देखो वॉल तो इतनी है, ठीक है, वॉल यहां से लेकर ये यहां तक है, लेकिन इसके अंदर का जो डायमीटर ये क्या है, कम है। ठीक है, इसका एक रीजन और समझो, रीजन ये है कि जो सिस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है, उसको सहन करने का काम किसका होता है, आर्टरीज का होता है। चाहे वो लंग्स की तरफ जाए तो पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, और वो टिश्यू की तरफ जाए तो ऑर्टा। ठीक है, इसीलिए इसकी थिकनेस क्या होती है, ज़्यादा होती है, ताकि जो ब्लड प्रेशर जो है ना, ठीक है, उसको सहन कर सके। एक्चुअल में जो ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है वो किसके कारण क्रिएट होता है, आर्टरीज की वॉल के कारण क्रिएट होता है। ठीक है, इस बात को हमेशा दिमाग में रखना, किसके कारण, इसकी वॉल ही क्या करती है, जो हार्ट बीट यानी हार्ट ने जो ब्लड किसकी तरफ भेजा है, वेसल्स की तरफ भेजा है, उसके अगेंस्ट जो फोर्स क्रिएट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। वेन्स में इसका नाम नहीं आता, सिर्फ आर्टरीज की वॉल का नाम आता है। ठीक है, ओके, अब आ जाओ इस पर। इसके कंपेयर में ये उल्टा है। ठीक है, यानी इसकी थिकनेस से कम और इसका डायमीटर है ज्यादा। ठीक है, मैंने थिकनेस को देखो कम कर दिया है। ठीक है, इसकी थिकनेस क्या है, कम है, इसका डायमीटर क्या है, ज्यादा, किसका, वेन्स का। ठीक है, नंबर थर्ड पे आ जाते हैं।
नंबर थर्ड, आर्टरीज के बारे में सुनना। आर्टरीज क्या करती हैं, जो ब्लड सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई करती है किसकी तरफ, टिश्यूज की तरफ, ठीक है। तो इसमें इसके अंदर किसी प्रकार के कोई ऐसे वॉल्व प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, यानी वॉल्व कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको अपन हिंदी में लिखेंगे कपाट, ठीक है। कपाट उपस्थित, कपाट अनुपस्थित, ठीक है। किसमें, इसमें अनुपस्थित और इसमें उपस्थित, ठीक है। अब मेजर वर्क क्या करते हैं कपाट, ये समझो, ठीक है। जो ब्लड किसी पर्सन के लेग तक पहुंचा, पांव तक पहुंचा, ठीक है। अब कोई व्यक्ति 6 फुट लंबा है जैसे मेरे जैसा भी, ठीक है, तो उसका हार्ट जो है वो लगभग 4.5 फीट पर है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में एक फोर्स क्रिएट हो रहा है नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब लिक्विड ऊपर की तरफ कैसे जाएगा, तो क्या होता है कि जैसे ही जो सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, क्रिएट होता है, जैसे ये वॉल्व है, ठीक है, वॉल्व देखना किस तरीके से यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, ये आर्टरी है, ये वॉल्व है, ठीक है। पहले सिस्टोलिक प्रेशर से एक धक्का आया, ब्लड यहां तक पहुंचा, ठीक है। यहां तक पहुंचते ब्लड नीचे आएगा, वॉल्व क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि वॉल्व है कैसे, इस तरीके से, ठीक है। अगर नीचे से कोई प्रेशर आता है तो वो ओपन हो जाता है, लेकिन ऊपर से प्रेशर आता ही बंद हो जाता है। इसी तरीके से जैसे जैसे हार्ट बीट होती रहेगी वो काम मूवमेंट करता रहेगा, ऊपर की तरफ मूवमेंट करता रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो वेन है, ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड की सप्लाई को रोकने के लिए किसका फॉर्मेशन करती है, वॉल्व का फॉर्मेशन करती है। और ऐसा इसमें कोई जरूरी नहीं होता, मैंने आपको बता दिया था। प्रेशर ही किसके कारण क्रिएट होता है, इसी के कारण क्रिएट होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि जो आर्टरीज है, ठीक है, 4th नंबर लिखते हैं अपन, देखो। अब आर्टरीज, आर्टरीज देखो, आर्टरीज क्या करेगी, हार्ट से टिश्यू की तरफ ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक है। इसमें उल्टा होगा, ये टिश्यू से किसकी तरफ, ठीक है, हार्ट की तरफ। अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें, ठीक है, दोज ब्लड वेसल्स, ठीक है, वो सप्लाई ब्लड हार्ट टू द टिश्यू आर कॉल्ड आर्टरीज, ठीक है। एंड दोज ब्लड वेसल्स हु सप्लाई द ब्लड टिश्यू इनटू द, या कह सकते हैं टुवर्ड्स द हार्ट, आर कॉल्ड वेन्स, ठीक है। तो ये मेन मेजर पार्ट हो गए जो उनके डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। ओके, देखते हैं, देखो अगला टॉपिक है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है। हृदय की बाह्य संरचना किस प्रकार से होती है वो देख लेते हैं आप। सुनो, पहले ये समझते हैं कि हार्ट जो है ना, वो उसकी पोजीशन अपनी थोरेसिक कैविटी में कहाँ होती है, ठीक है। ये तो अपन जानते हैं कि थोरेसिक कैविटी में होती है। थोरेसिक कैविटी का नीचे वाला पार्ट होता है डायफ्राम, ठीक है, और एक केज होती है, इसको अपन कहते हैं रिब केज, ठीक है। इसका मतलब रिब केज के अंदर, ठीक है, दोनों लंग्स के बीच में, ठीक है, दोनों लंग्स के बराबर बीच में थोड़ा सा लेफ्ट लंग की तरफ, ठीक है, अपर पार्ट टच करेगा स्टर्नम को, टच मतलब ऊपर की तरफ रहता है, टच नहीं करेगा, ठीक है, स्टर्नम की तरफ, ठीक है। यानी ये जो बोन होती है इसको अपन क्या कहते हैं, स्टर्नम। नीचे वाला पार्ट किसकी तरफ रहेगा, डायफ्राम की तरफ रहेगा। वापस सुन लो, बराबर बीच में ना होकर के लेफ्ट लंग की तरफ होता है थोड़ा, ठीक है। अपर पार्ट स्टर्नम, नीचे वाला पार्ट डायफ्राम की तरफ एडजस्ट होता है, ठीक है। शेप क्या होता है, बिल्कुल इस शेप का, ठीक है। यानी ह्यूमन की जो मुट्ठी है इस आकार का अपन देखें तो इस शेप का होता है, लेकिन ये जब पंपिंग करता है तब इसकी शेप थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। इस तरीके से पंपिंग करेगा, ठीक है। इस आकार का तो ये जब बंद है तब, ठीक है, जब डायस्टोल होता है, ठीक है, सिस्टोल होते समय इस शेप में आता है तो वापस इस शेप में जाएगा, ठीक है। यानी इसकी जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट यहाँ तक खुलता है। अब अपन को समझ गए कि सर जब इतना खुलता है, यानी इसकी जो मसल्स है, ठीक है, ये इतना मूवमेंट करती है, तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो किस तरीके से होगी, तो उसको सुनो पहले। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, समझ लो कि मैं सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन बना रहा हूँ हार्ट की, ठीक है, इसको अपन कहते हैं पेरिकार्डियम।
क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, मैंने दो क्यों बनाई, समझ आई, दोहरी झिल्ली डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, एक मेम्ब्रेन ये हो गई, ठीक है, दूसरी मेम्ब्रेन ये हो गई। अब इसके बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, अपन ऐसे और भी बहुत सारे ऑर्गन्स देखेंगे, ठीक है, जिनके अंदर जो मेम्ब्रेन है ना वो डबल है और उनके बीच में फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, अभी आगे और सिस्टम आने वाले उसमें भी। ठीक है, अब इसको अपन कहते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। पेरिकार्डियम समझ गए। ठीक है, पेरिकार्डियम के कारण क्या नाम आया, पेरिकार्डियम फ्लूइड नाम आ गया। ठीक है, अब करेगा क्या, पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियम फ्लूइड जो है ना, ठीक है, वो आउटर शॉक से हार्ट को बचाएगा। ठीक है, जैसे ये समझो कि मान लीजिए अगर किसी प्रकार से कोई शॉक रिब को क्रॉस करता हुआ, ठीक है, कहाँ तक पहुँचता है, हार्ट तक पहुँचता है, तो इसको टच करेगा पहले। ठीक है, ये शॉक सप्लाई होगा किसको, फ्लूइड को। ऐसी कंडीशन में वो शॉक एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि फ्लूइड जब साइड में जाएगा, ऐसी कंडीशन में ये शॉक अंदर वाली मेम्ब्रेन यानी इंटरनल पार्ट तक पहुंचने से पहले क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा किसके अंदर, फ्लूइड के अंदर, और हार्ट को डैमेज होने से बचाया जा सकता है, या वो ये मेम्ब्रेन इस मेम्ब्रेन के थ्रू बच सकता है। अब इसके अलावा सुनना, अब इसकी जो मेम्ब्रेन है अंदर वाली मेम्ब्रेन, ठीक है, सुनना, फर्स्ट मेम्ब्रेन, सेकेंड मेम्ब्रेन और थर्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके तीन मेम्ब्रेन के नाम है, इनको अपन कहते हैं एपी, मायो और एंडो। ठीक है, सुनो, एपी, मायो और एंडो। ठीक है, इन तीनों को नाम दिया जाएगा कार्डियम। मैंने इसलिए तीनों का नाम साथ में लिख दिया। ठीक है, बाहर वाली का नाम क्या है, एपिकार्डियम। ठीक है, बीच वाली का नाम क्या है, मायोकार्डियम, और सबसे अंदर वाली का नाम क्या है, एंडोकार्डियम। ठीक है, अब सुनो कि एपिकार्डियम किसकी तरफ होगी, पेरिकार्डियम की तरफ होगी। ठीक है, सबसे अंदर की तरफ जहां से ब्लड को क्या किया जाएगा, सप्लाई किया जाएगा, वो होगी कौन सी, एंडोकार्डियम। ठीक है, तो सबसे फ्लेक्सिबल कौन सी होनी चाहिए, एंडोकार्डियम होनी चाहिए। ठीक है, हार्ड कौन बनाता है, मायोकार्डियम। ठीक है, इसके लेयर को हार्ड बनाने का काम कौन करेगा, मायोकार्डियम करेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये फ्लेक्सिबल टिश्यू के तौर पर वर्क करेगा, यानी यहाँ पर भी क्या पाई जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाएगी, क्योंकि अब बाहर वाली लेयर है ना वो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करती है, ये बात समझना। तो ये अपन को पता लग गई कि इसकी लेयर किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, चलो अपन इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, ये बनाया किस प्रकार जाएगा उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो मैं जिस प्रकार से इसको बना रहा हूं ना वो एक बार देख लेना आप।
ठीक है, इसकी लेबलिंग देखते हैं एक बार अपन। सबसे पहले ये समझो कि जो वेन्स है, ठीक है, वेन्स को किस किस नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अपर पार्ट से आ रही है, लोअर पार्ट से आ रही है, ठीक है। इसको अपन कहेंगे अपर वेना कवा, इसको अपन कहेंगे लोअर वेना, ठीक है, ओके। एंट्री करता है ब्लड कहाँ से कहाँ, देखो समझो कि जो ब्लड वेन से आता है अपन समझ चुके हैं कि वो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। ये पार्ट हमेशा क्या होता है, राइट, और ये पार्ट हमेशा क्या होता है, लेफ्ट, ठीक है। किसी डायग्राम हम इस बात को समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ऑट्रियम, ठीक है। कौन सा ऑट्रियम, राइट ऑट्रियम। ये कौन सा हो गया, लेफ्ट ऑट्रियम हो गया, ठीक है, ओके। ये तो कंपेयर में लिख दिया अपन ने नाम उसका कि अपर पोर्शंस क्या होते हैं, ऑट्रियम्स होते हैं। अब ये समझो कि जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है वो इस वॉल से होता हुआ इसके अंदर एंट्री करेगा और यहाँ से टर्न करेगा वापस, ठीक है। इसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। हिंदी में लिखे हैं तो त्रिवलय कपाट, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व के बाद अब ये इस पार्ट में एंट्री कर चुका है, इसको अपन कहेंगे राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ब्लड वापस समझो कि ब्लड ऊपर की तरफ मूवमेंट करने वाला है, ठीक है। तो अब ये आर्टरीज है, सुनो, और ये भी आर्टरीज है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, ये वॉल्व बन गए, ये भी वॉल्व बन गए, और यहां पर भी क्या बन गए, वॉल्व बन गए, ठीक है। इन दोनों वॉल्व को एक सेम नाम से जाना जाता है, इसको अपन कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। इसको अपन अर्धचंद्राकार कपाट के नाम से जानते हैं हिंदी में, ठीक है, ओके। अब जो ब्लड है यहां पर अभी भी ब्लड क्या है, CO2 यहाँ डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। अभी भी जो ब्लड जा रहा है आगे की तरफ, वो क्या लेके जा रहा है, CO2 लेके जा रहा है अपने अंदर, ठीक है। अब यहाँ से इसके कितने पार्ट हो गए, देख लो, नजर आ रहा है अपने, दो पार्ट हो गए, एक पार्ट इसकी तरफ और एक पार्ट इसकी तरफ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम होगा, इसको अपन कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। नाम क्या बोला था, जो लंग्स की तरफ जाती है उसके लिए वर्ड क्या आता है, पल्मोनरी, ठीक है। अब ये जा रही है इसलिए नाम क्या है, आर्टरीज, वापस से आएगी, ठीक है, जैसे ये आएगी वापस लंग्स से, ठीक है। तो लंग्स के एल्यूली के अंदर क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया किसका, O2 और CO2 का। अब ब्लड क्या लेके आया है, O2 लेके आया है, ठीक है। लेके किस में आया है, पल्मोनरी वेन के अंदर, ठीक है। अब ये यहाँ से एंट्री करेगा, लेकिन इस बार वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वॉल से होता है, इस वॉल का नाम क्या है, बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। इसको मिट्रल वॉल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मिट्रल कह सकते हैं या द्विवलनी कपाट, द्विवलनी कपाट, ठीक है, ओके। अब यहां से ये ब्लड वापस जैसा इसमें हो रहा था वैसा इसमें से जाएगा, ठीक है। वापस इस बार क्या लेके आया, O2 लेके आया, ठीक है। किस में आ गया ये, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से अभी देखो इससे एंट्री करता हुआ, तो ये इसके पीछे से, ठीक है, इसके पीछे से मूवमेंट करेगा। अपने यहाँ बना ले, देखो ये जो इसकी तरफ से मूवमेंट कर रहा है, ये यहाँ से निकल रहा है, देखो आया यहाँ से, ठीक है। इस वॉल को कवर कर दिया इसने ऊपर से, तो ये पीछे से निकली, यहाँ से होती हुई क्या लेके जा रही है, O2। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ऑर्टा, ठीक है। ये महाधमनी के नाम से जानी जाएगी, ठीक है। तो तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया, देख लो ब्लड कहाँ से एंट्री किया, ठीक है, लंग्स की तरफ किस में गया, ऊपर लंग्स है, ठीक है। लंग्स से वापस यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से एंट्री करता हुआ ये किस में एंट्री करता है, ऑर्टा, और ऑर्टा से वापस सप्लाई किस में हो जाता है, बॉडी में सप्लाई हो जाता है। इससे अपन को ये भी समझ में आता है कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। हार्ट में ब्लड कितनी बार आया, 2 बार, ठीक है। एक बार राइट पार्ट में, एक बार लेफ्ट पार्ट में। राइट पार्ट में कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट पार्ट में कौन सा, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो इस तरीके से हार्ट का जो पार्ट है, ठीक है, वो उसको सेपरेट कर रहा है थ्रू सेप्टम, इसको नाम क्या देंगे अपन, सेप्टम,
ठीक है। अब अलग अलग प्रकार के सेप्टम है, ये अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि इंटर ऑरिकल सेप्टम क्या होता है, यानी दो ऑट्रियम के बीच का जो सेप्टम होता है उसको कहते हैं इंटर ऑरिकल सेप्टम, अंतर आलिंद पट्ट, ठीक है। और यहाँ दोनों किसके बीच में, वेंट्रिकल के बीच में, तो इसको कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, अंतर निलयी पट्ट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एवी नोड और ऐसे नोड्स आ जाते हैं, वो भी पढ़ेंगे अपन। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गई कौन सी, इंटरनल, ठीक है।